Hello students, welcome to the channel. So today's topic of discussion is Fisher's quantity theory of money. Okay, so basically ये क्या है? It is a version. Fisher's quantity theory is a version of quantity theory of money. Okay, अब quantity theory of money क्या बताता है? Quantity theory of money बताता है phenomena of inflation. Phenomena of inflation due to increase in money supply. ओके, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बोलता है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है तो प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, और प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ओके, सो इसी फिनोमिना को फिशर ने क्या करा है? एक इक्वेशन के हेल्प से समझाया है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो फिश इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या है? द ट्रांजैक्शन वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ओके, तो थोड़ा सा का एक हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज प्रोवाइडेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर इन हिज बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, पब्लिश्ड इन 1911। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये इरविंग फिशर ने इनकी बुक परचेजिंग पावर ऑफ मनी में समझाया है। उसमें ये कहते हैं कि other things remaining unchanged, as the quantity of money in circulation increases, the price level also increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa। तो ये भी वही कह रहे हैं कि अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम होगी और प्राइस लेवल बढ़ेगा। इस रिलेशनशिप को उन्होंने एक इक्वेशन से समझाया है। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है mv इज इक्वल टू pt। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि एम बी क्या है और पी टी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली एम बी जो है वो क्या है? वो सप्लाई साइड है। वो क्या है? सप्लाई साइड है। और पी टी जो है वो क्या है? डिमांड साइड है। और जहां आपको इकोनॉमिक्स में पता है, जहां पर डिमांड, आपको समझने के लिए डिमांड और सप्लाई को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई को हम इक्वल कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू एम बी अपॉन टी। ठीक है, और अभी हमने समझा कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, मतलब कि क्या? V और T को अगर हम कांस्टेंट समझ लें तो वी फाउंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन P एंड M। ठीक है, तो जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा P भी बढ़ेगा, मतलब जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। तो इसको हम समझ लेते हैं। एक आगे हम इस इक्वेशन को समझते हैं कि इस इक्वेशन में इस एब्रिविएशन का क्या मतलब है। ओके, तो इस एब्रिविएशन का मतलब है, हम जैसा कि मैंने बताया, सप्लाई इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। सप्लाई को इस साइड से डिनोट किया है, डिमांड को इस साइड से डिनोट किया है। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एम क्या है? एम इज द क्वांटिटी ऑफ मनी। हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। वी इज द ट्रांजेक्शन वेलोसिटी, मतलब ये जो मनी सर्कुलेशन में है, ये जो मनी सर्कुलेशन में है, ये किस रेट से एक दूसरे के हाथ को चेंज कर रहा है, तो किस रेट से ये मनी इकोनॉमी में मूवमेंट कर रही है, उसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। P इज द जनरल प्राइस लेवल एंड T इज द टोटल ट्रांजेक्शन इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको फिशर ने इस इक्वेशन से समझाया है, MV इज इक्वल टू PT। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड, तो सप्लाई साइड मतलब कि क्या है? M इंटू V, और डिमांड साइड क्या है? P इंटू टी। तो सप्लाई साइड को कैसे बोला है उन्होंने? द सप्लाई ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इन एग्जिस्टेंस, जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स दिस मनी चेंजेस हैंड्स, मतलब कि ये जो मनी सब सर्कुलेशन में है वो इकोनॉमी में किस रेट से एक दूसरे के पास पहुंच रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए मनी की सप्लाई करनी पड़ती है, तो किस रेट से ट्रांजेक्शन हो रहा है वो वी बताता है। ठीक है, तो इस फिशर्स इक्वेशन में v क्या है? v इज द ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी, व्हिच मींस द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी टर्न्स ओवर और चेंजेस हैंड्स टू इफेक्चुएट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो किस रेट से मनी जो है वो सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दिस शोज द सप्लाई साइड। नाउ कमिंग टू द डिमांड साइड, तो डिमांड साइड क्या है? जितने रुपए में कितने रुपए का कितना सामान खरीदा, तो कितना रुपए पी बता रहा है, कितना सामान मतलब टोटल क्वांटिटी टी बता रहा है। सो मनी इज डिमांडेड नॉट फॉर इट्स ओन से,
बट फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। तो फिशर ने ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए एजम्पशन लिया है कि मनी का यूज किस लिए हो रहा है, ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए हो रहा है, जबकि मनी का यूज होल्डिंग पर्पस भी होता है, इट हैज स्टोर वैल्यू भी होता है, इट हैज अदर पर्पसेज आल्सो, बट फिशर ने क्या लिया है, केवल ट्रांजेक्शन पर्पस लिया। तो ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए कितने रुपए का कितना सामान खरीदा जा रहा है वो पीटी बता रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन हमारे पास आ गया एम बी इज इक्वल टू पीटी। ठीक है, फिशर ने इसको क्या बताया, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो ये बेसिकली इट होल्ड्स ट्रू, बिकॉज इकोनॉमी में जो आप कितना सामान कितने में खरीद रहे हैं, ठीक है, और कितने रुपए में खरीद रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन बराबर होती है एग्रीगेट में। So Irving Fisher used this equation of exchange to develop the classical quantity theory of money। तो उन्होंने क्या करा, इस इक्वेशन को, मतलब कौन सी इक्वेशन को, एम वी इज इक्वल टू पी टी को कैसे एक थ्योरी डेवलप करी, और उन्होंने कॉजल रिलेशनशिप बताया, और उसमें उन्होंने एक अजम्पशन लिया अंडर दी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कंडीशन लेके चलते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इकोनॉमी। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का यही बेसिस है। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है तो जो टोटल आउटपुट है वो इकोनॉमी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितना बनना है उतना ही बनेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ट्रांजेक्शन में, क्योंकि इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है, तो जितना होना है उतना ही होगा। तो ये जो वी है और ये जो टी है वो क्या है, वो वी इज स्टेबल एंड टी डज नॉट चेंज। तो फिशर वॉज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड। तो अगर वी एंड टी बिकम्स कांस्टेंट तो फिर हमारे पास क्या रिलेशनशिप बचा, किसके बीच में, एम एंड पी के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप बचा। और इस इक्वेशन के हिसाब से इसमें हमको क्या मिला, डायरेक्ट रिलेशनशिप मिला। और जब डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा तो अगर एम बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया इस इक्वेशन से, व्हेन अंडर द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट वी इज स्टेबल and T does not change, so we have direct relationship between money supply and general price level। तो यही चीज किसने समझाया है, फिशर ने समझाया है इस इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय वन एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गई है और हमारे पास कुछ अजम्पशंस भी आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है ये आपको एग्जाम में ऐसे पूछे भी। सो assume let us assume money supply m is equal to 1000, v is equal to velocity is of 4, general price level is 2 and total transaction into the economy is 2000। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एम वी इज इक्वल टू पी टी। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या हो रहा है, एम की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 2000। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, वी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हमने 4 रखा, तो यहाँ पर क्या आ गया 4000 इज इक्वल टू 4000। तो एक इक्वेशन हमारे, दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। ठीक है, अब सपोज इफ money supply increases, if money supply increases, किसी भी कारण से इकोनॉमी में क्या हो जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो लेट अस अज्यूम 50% अगर मनी सप्लाई बढ़ रही। ठीक है, तो अब नया एम हो जाए, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पी, जनरल प्राइस लेवल, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट है तो, और अगर मनी सप्लाई बढ़ गया तो पी में क्या इफेक्ट आएगा, तो देखिए 50% मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, ये 1000 से 1500 हो जाएगा। अब रखते हैं हम लोग अगेन, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, एम वी इज इक्वल टू पी टी, एम वी इज इक्वल टू पी टी, एम कितना 1500, वी उतना ही है 4, पी हमको निकालना है, टी उतना ही है 2000। तो कितना हो जाएगा, 6000 इज इक्वल टू पी 2000। इसको हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो 6000 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू पी, कितना आ गया 3। तो देखिए अगर हमने मनी सप्लाई को 50% से बढ़ा दिया
अगर इफ मनी सप्लाई इज इंक्रीज बाय 50% देन जनरल प्राइस लेवल ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 50%। देखिए 2 रुपए से 3 रुपए हो गया। ठीक है, तो अगर मनी सप्लाई जितना बढ़ाते हैं तो प्राइस लेवल भी उतना ही बढ़ जाता है। ऐसा किसने बताया है? इरविंग फिशर ने बताया। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब है? अगर मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी में क्या जाता है? इन्फ्लेशन आ जाता है। और जब हमको पता है कि इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है? मनी की वैल्यू कम हो जाती है, मनी वैल्यू डिक्रीजेस। सही है सर? तो मनी वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा? मनी वैल्यू क्या है? V इज इक्वल टू 1/P। मनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मनी की वैल्यू इस हिसाब से 1/3 हो जाएगी। तो मनी की वैल्यू पहले कितनी थी? मनी की वैल्यू पहले थी 1/2 और अब बढ़ के मनी की वैल्यू घट के कितनी होगी? 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ जाता है, प्राइस लेवल बढ़ने से इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन आने से मनी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा इरविंग की थ्योरी ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इरविंग फिशर के वर्जन से हमको ये समझ में आया। ठीक है, तो इससे हमको, तो ये आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो मैंने अभी आपको समझाया इसका क्या मतलब है कि इन दिस वे फिशर कंक्लूड्स द लेवल ऑफ प्राइस वेराइज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमको क्या समझ में आया कि जो लेवल ऑफ प्राइस है वो किसके प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है? वो क्वांटिटी ऑफ मनी के प्रोपोर्शन में। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा या क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा इकोनॉमी में तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्राइस वेराइज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन प्रोवाइडेड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ दैट मनी and the volume of trade which it is obliged to perform are not changed. ठीक है, so under other things remaining constant there is direct relationship between money supply and general price level. Thus, the classical quantity theory of money states that V and T being unchanged, changes in money cause direct and proportional changes in the price level. ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल से मैंने इसको आपको समझाया। ठीक है, अब इरविंग फिशर ने क्या करा है? इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई में उन्होंने अब क्या ले लिया? मनी सप्लाई में उन्होंने इंक्लूड कर दिया बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड कर दिया। तो जब बैंक डिपॉजिट को इंक्लूड कर दिया तो नया मनी सप्लाई हमारे पास क्या आ गया? एम डैश, और उस एम डैश का जो वेलोसिटी है वो वी डैश आ गया। तो फिर हमारे पास जो नया इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? एम बी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, सो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू फिशर द लेवल ऑफ जनरल प्राइस, तो ये इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई जब उन्होंने क्या लिया? बैंक डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज m इज 1000, बैंक डिपॉजिट इज 500, वेलोसिटी ऑफ this m is 3 and velocity of this m is 2, total transaction into the economy is 4000। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो हमारे पास क्या आता है? जो रुपए है वो आ जाता है 1 पर, मतलब प्राइस लेवल हमारे पास क्या आ गया? 1 पर गुड्स। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू भी क्या हो गया? वैल्यू मतलब क्या है? 1/P। तो 1/1 मतलब 1, अभी वैल्यू में कोई चेंज नहीं। अब अगर सप्लाई ऑफ मनी डबल हो जाती है, मतलब ये 1000 का 2000 हो जाता है, ये 500 का 1000 हो जाता है, तब क्या फर्क पड़ता है? तब क्या हो रहा है? आपका जो P की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। P की वैल्यू आ गई 2 और वैल्यू हम निकालें अगर इसकी तो 1/2 मतलब कि 0.5, तो हमारा वैल्यू कम हो गया। तो अगर मनी सप्लाई डबल होती है तो प्राइस भी डबल हो गया लेकिन वैल्यू आधी हो गई। ठीक है, सो इफ द मनी सप्लाई इज डबल्ड द प्राइस लेवल ऑल्सो गेट डबल्ड बट द वैल्यू ऑफ मनी गॉट हाफ। ठीक है, सो इससे इक्वेशन से हमको ये समझ में आया। तो 10। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखा है ये भी समझ लेते हैं। सो व्हेन द मनी सप्लाई इज डबल्ड, इंक्रीज फ्रॉम 3000 टू 6000। ठीक है, द प्राइस लेवल इज डबल्ड फ्रॉम ₹1 to 2 एंड द वैल्यू ऑफ मनी गॉट हाफ फ्रॉम 1 to 0.5। ठीक है, अब ये 3000 कैसे आया? 1000 प्लस 500 1500, 1500 से हमने डबल कर दिया तो 3000 आया। ठीक है,
तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे जो है आपका क्या लिखा होना चाहिए, सो डबल्ड फ्रॉम यहाँ पे 1500 टू 3000, ठीक है, 1500 टू 3000 द प्राइस लेवल इज डबल्ड। ओके, आप अगर मनी सप्लाई को आधा कर दें, मनी सप्लाई को आधा कर दें तो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 है तो 1000 को मैं आधा कर दिया और यहाँ 500 को भी आधा कर दिया, तो क्या आ गया 500 और 250, तब क्या आ गया आपका प्राइस लेवल कम हो गया, लेकिन हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डबल्ड हो गई, ठीक है। तो दस व्हेन मनी सप्लाई इज हाफ डिक्रीज फ्रॉम 3000 टू 1500 द प्राइस लेवल इज आल्सो हाफ। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 1500 टू 750। तो जब अगर आपने प्राइस मनी सप्लाई को आधा कर दिया तो आपकी जो प्राइस लेवल है वो भी आधा हो गया, प्राइस लेवल आधा हो गया तो वैल्यू ऑफ मनी डबल हो गया, ठीक है। तो इरविंग फिशर ने ये भी आपको इस इक्वेशन से समझ में आ गया। तो इसका क्या मतलब है, मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ता है, ठीक है, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। और प्राइस लेवल जब बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। इसको हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से हम समझते हैं तो क्या है, इस इधर वाई एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, प्राइस लेवल, और एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया मनी सप्लाई। तो अभी हमने समझा जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है प्राइस लेवल भी बढ़ता है, तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसे जैसे आप मनी सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं प्राइस लेवल भी बढ़ते जा रहा है, इसीलिए ये कर्व कैसा बन रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बन रहा है, ठीक है। तो मनी सप्लाई या प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। वहीं अगर हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, वैल्यू ऑफ मनी। अब वैल्यू ऑफ मनी को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1/p से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है, जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम होते जाती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मनी आप देखिए ये कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अब आप देखिए जब आपने पहले मनी सप्लाई ओ एम है, ओ एम से आपने बढ़ा करके इसको डबल कर दिया, ओ एम वन कर दिया, तो देखिए ओ एम है तो जब प्राइस ओ एम है तो प्राइस पी है, जैसे ही आपने मनी सप्लाई ओ एम से ओ एम वन कर दिया आपकी मनी जो प्राइस लेवल है वो भी डबल हो गया, है ना, पी से पी वन पे चला गया, ओ पी से ओ पी वन पे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल भी बढ़ गया। वहीं अगर हम इसको देखें ओ एम पे, ओ एम ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ओ एम मनी सप्लाई है, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई क्या कहाँ बढ़ गया, ओ एम से ओ एम वन चला गया, तो देखिए आपका वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया। तो मनी सप्लाई डबल करने से वैल्यू ऑफ मनी आधा हो गया। तो ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मनी सप्लाई डबल किया तो प्राइस भी डबल हो गया, लेकिन जैसे ही मनी सप्लाई डबल किया वैल्यू आधी हो गई, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप भी हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही यही चीज़ इस ग्राफ में यही चीज़ जो मैंने आपको बताया है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट ट्रांजैक्शन है, प्राइस लेवल पैसिव फैक्टर है, मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज केवल ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए लिया है, और एक और सबसे बड़ा जो एजम्पशन है वो क्या है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ठीक है। सो हियर एंड्स द वीडियो लेक्चर। आई गेस आपको समझ में आया होगा कि जो इरविंग फिशर की थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है जो है उससे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, वो जिस इक्वेशन से समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।